नन्हा मुन्ना राही हूँ देश को अरे आ गए आप लोग। अच्छा, आई होप आप लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ के आए हो ना। ग्रेट। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों। वो हम मैं बताने वाला जल्दी क्या है। उससे पहले आप लोग सोच रहे हो यार सर के हाथ में ये ग्लास क्या है, शरबत क्या बना रहे हैं सर ये पेन के साथ। अच्छा ध्यान से देखो, ये ना ये आज की टॉपिक से रिलेटेड है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं ना उससे रिलेटेड है। जरा ध्यान से देखो इस शरबत की गिलास को। कुछ नजर आ रहा है आप लोगों को? देखो ध्यान से, कुछ तो नजर आ रहा होगा। अब ये मत बोलना सर ये ग्लास गंदा है, गंदा तो है बट कुछ नजर आ रहा है। ये पेन जो है ना इसके अंदर वो बेंट नजर आ रहा है, राइट। अब मैं इसको पीने वाला नहीं था वैसे बता दूं तो, लेकिन ये जो नजर आ रहा है बेंट पेन ना, वो किस वजह से नजर आ रहा है पता है आपको? वो नजर आ रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक फिनोमिना है। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सर ये दोनों सेम तो नजर आ रहे हैं, दोनों सेम तो सुनाई दे रहे हैं, बट नहीं, एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। ठीक है, अभी अब आगे पढ़ेंगे। जल्दी से एक रिकॉल मार लेते हैं, इस ग्लास को साथ फेंक देते हैं साइड में। ठीक है, एक रिकॉल मारते हैं हम लोग क्या पढ़ के आए हैं हम लोग अबाउट लाइट। अभी हम लोग रिसेंटली क्या पढ़ के आए हैं अबाउट लाइट? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ लाइट, राइट। ग्रेट। और क्या पढ़ के आए हैं भाई साहब हम लोग और पढ़ के आए हैं अबाउट द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, दैट मींस लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। ये भी पढ़ के आए थे ना, है ना। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था जहां से लाइट आ रही थी एक विंडो के थ्रू, और जैसे आप पढ़ाई करते हो डायरेक्टली आपकी किताब के ऊपर बढ़ रही है ना। लेकिन ये देखो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में आ रही है। तो हमने ये पढ़ के आए थे दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट फिनोमेना इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। दैट्स आल्सो ग्रेट। एंड हमने रिफ्लेक्शन के केस में ये भी पढ़ लिया था कि बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट इनटू द सेम मीडियम। अगर आप देखोगे लाइट आई, बाउंस हुई, बैक हुई, कहां पर? इनटू द सेम मीडियम। मतलब सेम मीडियम मतलब मीडियम इज वी कैन से इज एन एनवायरमेंट, इज अ पैसेज थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स। यहां पर एयर है वो मीडियम, सो एयर से आई, रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक होके एयर में चली गई। एक नॉर्मल हमने ड्रॉ किया था, और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बना रहा था हम उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कह रहे थे, और जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रहा था उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कह रहे थे। और ये दोनों इक्वल होते हैं एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सब हम पढ़ के आए हैं, राइट। और ध्यान देना लाइट यहां पर भी स्ट्रेट है, यहां पर भी स्ट्रेट है, इनटू द सेम मीडियम। बट कभी आपने सोचा है गाइस, अगर मैं मीडियम चेंज कर दूं तो दैट मींस लाइट एयर से आ रही है, अचानक से मैंने ग्लास रख दिया और लाइट ग्लास में पास हुआ, तो क्या ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट जो है वो ट्रू होल्ड करेगा यहां पर? जरा सोच के बताओ, है ना। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, बाकी उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, वही फिनोमेना है हमारा, है ना। सो ये हमारा रिफ्लेक्शन थोड़ा सा जो है रिकॉल हो गया। अब हम बात करने वाले हैं जिसके वजह से जो पेन आपको नजर आया, या पेंसिल भी डाल लो या कुछ भी डाल लो, वो थोड़ा बेंट नजर आया, राइट। वो फिनोमिना क्या है हमारा? वो फिनोमिना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या फिनोमिना है वो हमारा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान देना यहां पर स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। समटाइम्स हमें सुनने में भी दिक्कत होती है, समटाइम्स हम लिखने में गड़बड़ कर देते हैं। दोनों ही चीजें नहीं करनी है आप लोगों को। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है सर? जरा देखो यहां पर वो लिखा हुआ है, लिखा क्या है? देखो लिखा हुआ है चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है लाइट का, मतलब जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपगेट कर रही है, मतलब ट्रेवल कर रही है, when it travels obliquely from one medium to another transparent medium। ध्यान देना, जब वो ओब्लिकली मतलब थोड़ा टिल्टेड होता है, टेढ़ा। जब लाइट ओब्लिकली किसी मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। दैट मीन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है वो चेंज हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बेसिकली बेंडिंग ऑफ अ लाइट होता है व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर वो बेंड हो जाती है, उसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट गाइस। अब यार ध्यान से देखो, अब हम लोग यहां पर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लेके आ गए आपके सामने। क्या है जल्दी से गैस करके बताओ। आप अपने स्कूल के लैब में जाओ, सर से मांग लो, सर या मैम मुझे रेक्टेंगुलर ग्लास लैब दो, रेक्टेंगुलर ग्लास लैब दो, तो ये आपको दे देंगे। अब करना क्या है, देखो यहां पर हमने उसको नेमिंग दे दी ABCD, क्योंकि रेक्टेंगल है भाई। अब ये जो है वो ग्लास का बना है, बट उसके आसपास का एनवायरनमेंट क्या है? एयर। तो एक मीडियम हमारा एयर हो गया, दूसरा मीडियम जो है जिसमें से लाइट निकलने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली मीडियम ही हुआ, वो है ग्लास। अच्छा, अब यहां पर कुछ वर्ड लिखा आ रहा है, उसको बहुत ध्यान से देखना। डेंसर
रेयरर। सर ये डेंसर रेयरर क्या है? केमिस्ट्री में डेंसिटी वेंसिटी टाइप की चीज पढ़ी थी हमने, बट यहाँ डेंसर वेंसर क्या है? डेंसर रेयरर। तो बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंसर मीडियम वैसा मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाती है कंपैरेटिवली। किसके कंपैरिजन में यहाँ पर हो रहा है? एयर के, ठीक है। रेयरर मीडियम वो मीडियम होता है जहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है कंपैरेटिवली। हमेशा ध्यान देना, मैं किसी चीज को डेंसर डायरेक्ट नहीं बोलूंगा, मैं हमेशा बोलूंगा डेंसर एज कंपेयर टू दैट, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं बोलूं मैं बहुत लंबा लड़का हूं, बट किससे लंबा हूं? राइट, मैं क्लास में सबसे लंबा लड़का हूं, ये हुआ ना, क्योंकि आपने कंपैरिजन दे दिया। हमेशा आपको ये नहीं बोलना है कि मैं एक लंबा लड़का हूं, नहीं, मैं एक स्मार्ट लड़का हूं। हमेशा कुछ ना कुछ कंपैरिजन हो जाती है, विच इज रॉन्ग थिंग, ये करना नहीं चाहिए, बट यहाँ फिजिक्स में तो चाहिए हमें, है ना, कि डेंसर मीडियम जहां स्पीड ऑफ लाइट स्लो होती है, रेयर मीडियम जहां स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होती है कंपैरेटिवली या एज कंपेयर टू अदर मीडियम। यहां पर ग्लास डेंसर है एज कंपेयर टू एयर, यहां एयर रेयरर है एज कंपेयर टू ग्लास। ये चीज आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी है, ठीक है ना। एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई फटाफट दौड़ते हुए और एक सरफेस पे, ग्लास के सरफेस पे फॉल करती है। जैसे ही ग्लास के सरफेस पे या किसी सरफेस पे लाइट फॉल करती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ग्रेट। उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग क्या करने वाले हैं? एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द ग्लास। ग्रेट। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है, और आपको पता है हमने नॉर्मल पहले भी क्यों यूज किया है, और उसी काम के लिए नॉर्मल हम यहां पर भी यूज करेंगे। समझ गए? ठीक है। अब देखो, अगर ग्लास नहीं आया होता इस बेचारी रे ऑफ लाइट के बीच में, तो रे ऑफ लाइट ना ऐसे सीधी ऐसे जाती, बट ग्लास के आने की वजह से हुआ क्या? रे ऑफ लाइट ऐसे ना जाकर थोड़ा ऐसे चली गई, दैट मीन्स थोड़ा बेंड हो गई। अगर आप नोटिस करो, थोड़ा सा बेंड हो गई, राइट। रे ऑफ लाइट थोड़ा सा बेंड हो गई, इसी को बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ग्रेट, समझ में आ गया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ग्लास स्लैब के थ्रू। इसके यहाँ कुछ भी मीडियम हो सकता था, वाटर हो सकता था, कुछ भी हो सकता, ऑयल हो सकता था, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता था। नाउ पॉइंट इज, आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, देखो सर लाइट गई आगे गई, लाइट आगे गई। अब ये देखो ग्लास में से, आप देखो इस सिनेरियो को भूल जाओ, अब इस सिनेरियो को याद रखो, इस सिनेरियो को देखो, इस सिनेरियो को, यहां पर लाइट ग्लास में से ट्रेवल कर रही है और अगेन वो सरफेस पे आ गई है, एक सरफेस की बाउंड्री पे आ गई है वीकेंड से, वो बाउंड्री जो एयर और ग्लास को डिफर कर रही है एक दूसरे से। अब यहां पर आते ही लाइट को एक नए मीडियम में एंटर करना है, ध्यान देना। तो इसका मतलब यहां के आने के बाद भी लाइट में बेंडिंग होगी। अगर ये ग्लास ही ग्लास रहता तो लाइट सीधे चली जाती, बट यहां पर एयर आ गया, दैट मीन्स फिर से बेंडिंग होगी, बिकॉज मीडियम इज गेटिंग चेंज। डेंसर से रेयर हो रहा है या फिर ग्लास से एयर हो रहा है, बट मीडियम चेंज हो रहा है, और जब भी मीडियम चेंज होगा, लाइट जब ट्रेवल करेगी तो बेंडिंग ऑफ लाइट आपको नजर आएगी। सो अब ध्यान दो, अब क्या है, हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। अब उससे पहले एक चीज नोटिस करो, जो लाइट अगर रेयरर से डेंसर आई तो क्या हुआ? बेंडिंग किधर की तरफ हुई? ध्यान से देखो, बेंडिंग किधर की तरफ हुई? टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के पास चली गई लाइट, नॉर्मल से दूर नहीं गई। जो उसको एक्चुअल जाना था उससे नॉर्मल की तरफ लाइट बेंड हो गई। ग्रेट। नाउ अब सरफेस पे लाइट यहां पड़ी है, वहां एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे फटाफट, जहां भी लाइट इंसिडेंट हो जाती है किसी सरफेस पे, ये सरफेस की बाउंड्री पे, वहां पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। और अब यहां पर जो मीडियम का सेपरेशन है, ग्लास से एयर, लाइट जो है ग्लास से एयर की तरफ आ रही है। अब इधर देखो, अगर ग्लास ही ग्लास होता आगे तो लाइट ऐसे जाती, बट ग्लास नहीं था, एयर था। लाइट अगर आप नोटिस करो कि किधर की तरफ चली गई है, लाइट अगर आप नोटिस करोगे किधर की तरफ गई है, ये इधर की तरफ चली गई है। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। लेकिन 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 ऐसा हुआ क्यों? क्वेश्चन इज दिस। अच्छा, ये जो रे ऑफ लाइट निकल के आई है ना ग्लास से, देखो इमर्ज आउट होके आई है। ये रे ऑफ लाइट पहले एंटर की ग्लास के अंदर, ग्लास से बाहर आई, बड़ा मेहनत का काम किया इसने, इमर्ज हुआ है, इमर्जिंग प्लेयर है ये हमारा, इसलिए हमने इसको इमर्जेंट रे बोल दिया, ठीक है। ग्रेट, बट द पॉइंट इज, अगर आप यहाँ पर बेंडिंग देखो ना, बेंडिंग जो है वो थोड़ी सी अलग तरह की है। पहले जो बेंडिंग थी यहाँ पर आप नोटिस करो, टूवर्ड्स द नॉर्मल थी, बट यहाँ की बेंडिंग जो है किधर जा रही है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब समझो ये हुआ क्यों? क्योंकि लाइट जब भी डेंसर से रेयर ट्रेवल करती है वो नॉर्मल से अवे जाती है। लाइट जब भी डेंसर मतलब लो स्पीड से हाई स्पीड पे आती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, और हाई स्पीड से लो स्पीड पे आती है
तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाती है। अभी हम इसको एक रियल लाइफ सिनेरियो से समझ लेंगे ऐसा होता क्यों है कि लाइट जो है जब उसकी स्पीड हाई से लो होती है तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल की होती है, और लो से हाई होती है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल की होती है। अभी हम पढ़ लेंगे इसको। पहली चीज ये समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया, नहीं तो फटाफट रिकॉर्डिंग को दोबारा प्ले कर लो और समझ लो। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक था ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और कह सकते हो एज कंपेयर टू रिफ्लेक्शन स्टूडेंट यूज टू फाइंड इट लिटिल डिफिकल्ट। है आसान, मेरे लिए तो आसान है, अब आपके लिए भी आसान होना चाहिए। आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। राइट, ग्रेट। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी मार्किंग कर लेंगे क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना, हमने नॉर्मल बनाया है, किसी रीजन की वजह से नॉर्मल बनाया है। ये देखो, दिस इज हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस है। राइट, अब ये देखो लाइट यहाँ पर रिफ्रैक्ट हुई है तो इसको हम रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे इस मीडियम में। ठीक है, अब ये जो एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ हम उसको आर बोलते हैं, विच इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब ये जो लाइट बाहर आ गई ग्लास से इसको हमने इमर्जेंट रे कहा है, इसलिए इस एंगल का नाम जो ये नॉर्मल के साथ बनाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं हम लोग। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, ग्रेट, ये हमने समझ लिया। अब हम लोग थोड़ा ना रियल लाइफ सिनेरियो की तरफ जाएंगे, हम ये समझेंगे एक्चुअल में ये बेंडिंग ऑफ लाइट जब मीडियम चेंज होता है तो हो क्यों जाती है। एक बार समझते हैं रियल लाइफ सिनेरियो से। मेरे पीछे आप लोगों को कुछ दिख रहा है, ये कुछ स्ट्रिप्स सी कुछ दिख रही है हमें, क्या है ये, क्या लग रहा है, क्या ये, सोचो क्या है ये। अरे 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 अरे, ये कह सकते हो रेसिंग ट्रैक नहीं, एक्चुअल में ये फार्म है। ठीक है, अच्छा खासा फार्म है उस किसी गांव का। उस गांव में बहुत बढ़िया सड़क बन गई है यार, मजे आ गए। और ये ट्रैक्टर है, आप नोटिस करोगे ये ट्रैक्टर है जो मेरे ऊपर चढ़ने को ही आ जा रहा है। ठीक है, सो बेसिकली अब ये ट्रैक्टर मस्त जा रहा है स्पीड से इस रोड के ऊपर। आसपास जो है मडी एरिया है, उसके आसपास क्या है, मडी एरिया है। और ट्रैक्टर वाला का जो ड्राइवर है ना, ये ट्रैक्टर वाला का ड्राइवर है, वो थोड़ा सा उसका मूड फिर जाता है और ट्रैक्टर को कहता है मैं अब तो खेत में जाऊंगा, क्योंकि यहीं से उसका खेत से शुरू हो रहा है। अच्छा, ये खेत की तरफ जैसे ही बढ़ा ना तो हुआ क्या, ये थोड़ा टिल्टेड गया है, देखो ओब्लिकली गया है थोड़ा। अब जब ये ओब्लिकली गया तो हुआ क्या, एक टायर जो हुआ, वो जो राइट वाला टायर हुआ वो है मड में, और जो लेफ्ट वाला टायर जो है इसका वो है रोड पे। ठीक है, इससे हुआ क्या मालूम है, जो लेफ्ट वाला टायर है उसकी स्पीड ज्यादा थी एज कंपेयर टू द राइट वाला टायर, बिकॉज वो मड में चला गया ना तो उसकी स्पीड, उसको फ्रिक्शन नहीं मिला उतना बढ़िया, तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड कम हुई। अब हुआ क्या उसके चक्कर में, जो ये ट्रैक्टर है या ट्रैक्टरवा है वो कहां गया, वो बेंड होके उधर ही चला गया। ठीक है, बेंड होके खेत की तरफ चला गया। सोचो क्या था, लेफ्ट वाले टायर की स्पीड ज्यादा थी ना, लेफ्ट वाले टायर की स्पीड ज्यादा थी ना, और इसकी कम थी ना राइट वाले की, नीचे की तरफ वाले की, तो दैट मीन्स हाई स्पीड टू लो स्पीड आ रही थी ट्रैक्टर, इसलिए टूवर्ड्स इस तरीके से ये बेंड हो गई। ठीक है, इसलिए इस तरीके से ये बेंड हो गई। लाइट के केस में भी ऐसा ही कुछ होता है, लाइट आ रही है हाई स्पीड से, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, देखो अगर ये सीधी जाती है, अगर मीडियम सही रहता सेम रहता, बट नहीं था, इसलिए लाइट क्या हुआ, लाइट हो गई थोड़ी सी बेंड, लाइट हो गई थोड़ी सी बेंड। ठीक है, दिस इज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसी तरह यही फिनोमेना से आप समझ सकते हो कि लाइट बेंड क्यों होती है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्यों है। आगे हायर ग्रेड में आप लोग और वी कैन से और लॉजिकल वे से समझोगे, राइट, फिजिक्स के तरीके से और बेटर समझोगे कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती क्या है। बट अभी के लिए हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि रियल लाइफ सिनेरियो के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं कि हम ट्रैक्टर को बेंड होते हुए देख सकते हैं जब वो हाई स्पीड से लो स्पीड में ट्रांजिशन लेने की कोशिश करता है। ठीक है, सेम लाइट भी ऐसा ही कुछ बिहेव करती है। राइट, समझ में आया। अब कंक्लूजन क्या है हमारा, कंक्लूजन यही था ना कि ट्रैक्टर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एज इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, जैसे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लगी वो नॉर्मल की तरफ या खेत की तरफ बेंड कर गया। सो इसका मतलब लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एज इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। तो इस बात का आपको ध्यान देना है, रेयर से डेंसर में जाएगी तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में 1 मार्कर आता है, एमसीक्यू फॉर्म में आता है, लैंग्वेज घुमा कर आ जाता है, तो आपको इसका बहुत ध्यान देना है। बहुत ध्यान नहीं दिया तो बहुत नंबर कटवा लोगे आप। ठीक है, अच्छा
अब ये ट्रैक्टर है, उसका पता नहीं ये ड्राइवर, ये जो इसका ट्रैक्टर का ड्राइवर है, उसका पता नहीं क्या मन हो गया है, क्या किस तरीके से चलाई जा रहा है। अब पता नहीं वो वहाँ से यहाँ आ रहा है, कह रहा है कि मैं अब सड़क को इस तरीके से क्रॉस करूँगा। सो वो इस खेत से ट्रैक पे आया, देन उसके दोबारा खेत में चला गया, बट इस बार वो स्ट्रेट लाइन में गया है। तो आप नोटिस करो, जो लेफ्ट टायर राइट टायर है, दोनों की स्पीड सेम है एक इंस्टेंट पे, दोनों एक साथ ही खेत के अंदर एंटर कर रहे हैं। जब ऐसा केस होता है तो ट्रैक्टर चुपचाप सीधा चला जाता है, ठीक है, ट्रैक्टर चुपचाप सीधा चला जाता है। सेम यही लाइट के केस में भी होता है, जब लाइट नॉर्मल के अलाइनमेंट में आती है, जब नॉर्मल के थ्रू आती है, ध्यान देना, जो नॉर्मल बनता है उसी के थ्रू लाइट अगर निकल जाए तो वो बिना बेंड हुए सीधी निकल सकती है। सो यही एक केस है जहां पर आपसे पूछ सकते हैं, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड इट डज नॉट बेंड? वही रीजन है कि व्हेन इट ट्रेवल्स अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस इट डज नॉट बेंड, इट गोज स्ट्रेट, ठीक है, बिकॉज चेंज इन स्पीड नहीं होता उस केस में। सॉरी, चेंज इन स्पीड कह सकते हो, वो लाइट उस तरीके से फॉल होती है कि जो सारी रेज है उसकी ट्रांजिशन सारे सबका जो होता है सेम स्पीड में होता है, ठीक है, राइट। जो स्पीड है सारी लाइट सेम स्पीड से ट्रांजिशन ले रही है, सारी रे ऑफ लाइट सेम स्पीड से ट्रांजिशन ले रही होती है, इसलिए जो है वो स्ट्रेट चली जाती हैं। मैं सिंगल रे की बात नहीं कर रहा हूँ, हमेशा जब मल्टीपल रेज आती है, जैसे एक दो टायर थे ना, वैसे मल्टीपल रेज आती हैं, जब सब सारी रेज जो है एक साथ ही सेम स्पीड में एंटर करती हैं, मतलब वन एक स्पीड से सेम दूसरी ही सेम स्पीड अटेंड करती है, तो बेंडिंग नहीं होती, ठीक है। इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना। अब कंक्लूजन क्या हुआ, रेयरर से डेंसर में टूवर्ड्स द नॉर्मल है, डेंसर से रेयरर में। अब वहीं पर ट्रैक्टर को आप क्या करो, खेत से ना ट्रैक की तरफ ले जाओ और खुद इमेजिन करो कि वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी या टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, राइट। सो डेंसर से रेयरर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ और लाइट्स ट्रेवल स्ट्रेट व्हेन, वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, वहां पर नो डिविएशन होगा। जब भी लाइट ट्रेवल स्ट्रेट करेगी मीडियम में तो कोई डिविएशन नहीं होगा। ग्रेट, सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक बार और रिकॉल करना है आपको। कोई क्वेश्चन होता है तो आपको डाउट्स पूछने हैं, राइट। सो क्या हुआ, एक बार दोबारा देख लो क्या हुआ एक्चुअल में। अब हम ग्लास स्लैब के साथ समझेंगे। रेयर से डेंसर हुआ लाइट, मतलब हाई स्पीड से लो स्पीड जब गई लाइट, ठीक है, तो उस केस में लाइट जो है टूवर्ड्स अ नॉर्मल बेंड करती है, ठीक है। ओके ग्रेट, इट बेंड्स टूवर्ड्स अ नॉर्मल। एक बार और देखते हैं, अगर डेंसर से रेयर में जाती है लाइट, अगर डेंसर से रेयर में जाती है लाइट तो होता क्या है, देखो ग्लास सरफेस से ग्लास स्लैब के थ्रू निकलते हुए लाइट एयर में जा रही है, उस केस में बेंडिंग जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, जो एक्चुअल बेंडिंग थी उससे अवे ही जा रही है, ठीक है, राइट, ग्रेट। तो यहाँ पर हुआ हमारा इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नाइस, एंड वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है। उस वाले केस में वेलोसिटी डिक्रीज होती है जब एयर टू ग्लास जा रही थी, अभी कैन से रेयर से डेंसर जा रही थी। नाउ नेक्स्ट केस अलोंग द नॉर्मल, अगर लाइट अलोंग द नॉर्मल जाती है, सिंपल सी बात है, ये वाला केस सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है, राइट। देन इट पासेस अनडेविएटेड, क्या जाता है, इट पासेस अनडेविएटेड एंड वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज ही होती है, राइट। अच्छा, डिपेंड करता है वो, अगर वो डेंसर से रेयर जा रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी और रेयर से डेंसर पे डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसको एकदम याद मत करके चले जाना, आपको समझना पड़ेगा कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में लाइट जा रही है। मुझे बस एक क्वेश्चन का आंसर दे दो इस केस के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा यहाँ पर, बस दैट्स इट। मुझे आगे बढ़ने से पहले इसका आंसर चाहिए आप लोगों से, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, राइट। अब हम लोग करने वाले क्या है, हम लोग ना बहुत इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं, सबको ये बहुत पसंद आता है। क्या है वो, क्विज। क्या है ये, क्विज, राइट। हम कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अभी पढ़ के आए हो, मजा आ जाएगा, राइट। क्विज टाइम है हमारा ये, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, चलो अब मुझे यहां पर देख के बताओ कि मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपको। क्वेश्चन है, इफ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द ग्लास स्लैब एट 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? जल्दी 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 जल्दी। अगर रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब को स्ट्राइक कर रही है 30 डिग्री पे, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? यहाँ ऑप्शन गिवन है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 0 डिग्री। जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, देख लेते हैं क्या आंसर है। ओह, आंसर इज 60 डिग्री। सर मुझे तो 30 डिग्री लगा, क्योंकि 30 डिग्री होना चाहिए, ग्लास स्लैब के साथ वो एंगल बना रहा है वो जो इंसिडेंट रे है।
बट वही तो पॉइंट है, वो ग्लास स्लैब के साथ बना रहा है, एंगल जो है नॉर्मल के साथ बनना चाहिए। अगर मैं इसको समझाऊं आप लोगों को तो जरा समझते हैं इसको। अब देखो, मैं ना क्या करने वाला हूं आप लोगों के लिए, एक प्यारा सा ग्लास स्लैब ले लेता हूं। मैं क्या करता हूं आप लोगों के लिए एक प्यारा सा ग्लास स्लैब ले लेता हूं। ये रहा ग्लास स्लैब, बहुत प्यारा सा, ठीक है। नीचे वाला चलो ये बना देता हूं अच्छे से, ठीक है। अब जो है एक रे ऑफ लाइट आएगी यहाँ पर हमारे पास, राइट। एक रे ऑफ लाइट आएगी हमारे पास, ये रही रे ऑफ लाइट, ऐसे आ रही है। मुझे फटाफट 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 नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है। बोला ये गया है क्वेश्चन में, जो एंगल 30 डिग्री है, ये जो एंगल 30 डिग्री है वो सरफेस के साथ बन रहा है, राइट। ये जो एंगल 30 डिग्री है वो क्या हो रहा है, वो सरफेस के साथ बन रहा है, ठीक है। मैं दोबारा एक बार बना देता हूँ आपके लिए। ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो एंगल जो है 30 डिग्री, वो जो है सरफेस के साथ बन रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है, जो एंगल निकालना है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। इसलिए इस केस में जो एंगल हम निकालेंगे वो निकालेंगे किसके साथ, हम लोग निकालेंगे वो एंगल नॉर्मल के साथ, ठीक है। अब हमें पता है जो टोटल एंगल है, वो टोटल एंगल जो है ये 90 डिग्री का होता है, एंड उसमें से 30 डिग्री गिवन है। लीनियर पेयर हुआ कि नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स है, राइट। तो लेट अस से ये एंगल हमारा x हुआ, अगर ये एंगल हमारा x हुआ, अच्छा वो वाला x नहीं, ये वाला x, ठीक है। अच्छा ये एंगल हमारा x हुआ, तो इसमें करना क्या है, बहुत सिंपल सी बात है कि x प्लस जो है 30 वो हमारा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, एज पर लीनियर पेयर। ग्रेट। इस 30 डिग्री को दूसरी साइड ले जाओ तो हमारे पास x की वैल्यू विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ इसको हम I भी बोल सकते थे, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, राइट। कितना आया, 90 माइनस 30 डिग्री, राइट। और कितना आना चाहिए आंसर यहाँ पर, 90 माइनस 30 कितना होता है, 60, राइट। 90 माइनस 30 कितना होता है, 60। दैट इज वाई ऑप्शन बी was correct, that is why option B was correct। यही चीजें आपको ध्यान देनी है, ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे। आपको क्या लग रहा है बड़ा आसान सा इजी सा क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं, ये 1 मार्कर ही आएगा, MCQ आएगा, बट आप गड़बड़ कर दोगे। तो क्वेश्चन मैंने बोला है बार बार, आपको हमेशा करेक्टली रीड करना है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन ये है, इफ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ ग्लास स्लैब नॉर्मली, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। रे ऑफ लाइट जो है ग्लास स्लैब को नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है, नॉर्मली, नॉर्मली। सोचो सोचो सोचो, जो वर्ड ये नॉर्मली बोल देते हैं यहाँ पर उसका कुछ मतलब होता है। चलो टाइम इज अबाउट टू गेट ओवर। इसका आंसर क्या, अरे 0 डिग्री सर। मैंने यही क्वेश्चन आपको लास्ट टॉपिक से पहले पूछा था कि अगर नॉर्मल के अलोंग रे ऑफ लाइट होती है बच्चों, अगर नॉर्मल के अलोंग रे ऑफ लाइट होती है, बहुत ध्यान से आपको ये चीज़ देखनी है, राइट। मैं अगर यहाँ पर एक ग्लास स्लैब बना दूँ फटाफट, राइट, एंड मैं कहूँ कि जो नॉर्मल है वो कुछ ऐसा है, टा 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 टा, ठीक है, ये रहा नॉर्मल। अब जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो नॉर्मल के अलोंग ही आ रही है, एकदम सीधा। आप ध्यान से देखो, रे ऑफ लाइट जो है नॉर्मल के अलोंग ही आ रही है। इस केस में अब नॉर्मल और रे ऑफ लाइट के बीच का एंगल क्या हुआ, दोनों एक दूसरे चिपके हुए हैं, तो क्या होगा, एंगल क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन टू लाइंस आर अलाइंड विद ईच अदर और वी कैन से पैरेलल टू ईच अदर, तो उस केस में क्या होता है, उन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। बहुत सिंपल है, इसमें तो कैलकुलेशन भी नहीं थी, इसमें तो कैलकुलेशन भी नहीं थी स्टूडेंट्स, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दे देता हूं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अभी हम करेंगे, राइट। तो ये रहा वो क्वेश्चन बोला है, इफ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द ग्लास स्लैब एट 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा। तो चलो ये क्वेश्चन आपको करके आना है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिफ्लेक्शन को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। एक और चीज है वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बट इसका आंसर आपको आना चाहिए, ये क्वेश्चन के आंसर आप लेके आओगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जो हम पहले पढ़ चुके। यस, हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही पढ़ने वाले हैं आगे थोड़ा सा और इन डिटेल, क्योंकि हमने जैसे रिफ्लेक्शन पढ़ा उसके लॉ के बारे में पढ़ा, राइट। तो हम रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, जो आप थोड़ा और पढ़ेंगे उसके लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान दो।
कि हम कहीं के भी सिटीज़न हो, कोई भी टॉपिक हो, दुनिया का कुछ भी हो, कहीं भी हो, क्या हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हर जगह कुछ ना कुछ तो लॉज बन ही जाते हैं और हमें वो लॉज फॉलो करने होते हैं, नहीं तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। अच्छा, तो सर फिजिक्स में अगर हमने लॉज फॉलो नहीं किया तो पुलिस नहीं पकड़ेगी? क्यों पुलिस ना सके? फिजिक्स के पुलिस कौन है? फिजिक्स पुलिस कौन होते हैं? फिजिक्स पुलिस कुछ कोई नहीं होते। मालूम क्या होता है? आप क्या कर रहे हो? आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना? तो आप क्या होगा कि मैं तो लॉ फॉलो नहीं करूंगा, एग्जाम में कुछ भी लिखूंगा, लिख दो। अब होगा कि आपको जो सजा मिलेगी ना, वो सजा कुछ नहीं मिलेगी। बहुत प्यार से उन्होंने कहा कि यार बच्चे को 100 देना था मुझे, आगे से 1 हटा देता हूँ, खत्म। बस यही तो है, सिंपल, यही सजा मिलती है ना? तो ये काम नहीं करने हैं, राइट? तो डबल अंडे तो लेके नहीं आने हैं, क्योंकि हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो डबल अंडे नहीं, एक डंडा भी लगेगा साथ में और 100 बनेंगे, है ना? ग्रेट। चलो अब हम लोग वही टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे थोड़ा सा उस डिटेल में कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है उसमें, है ना? अच्छा, हमने अब तक पढ़ा क्या है? हमने अब तक यही पढ़ा था ना कि डेफिनेशन, राइट? डेफिनेशन क्या था हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, सॉरी हमारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में? चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स ऑब्लिकली, ध्यान देना ये वर्ड, व्हेन इट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और ये हमारे पास ग्लास स्लैब भी है जिसके थ्रू हमने समझा था। देखो यहाँ पर रे ऑफ लाइट आई, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, सरफेस पे पड़ी, नॉर्मल ड्रॉ किया था हमने, देन इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, उसके बाद ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो जाती थी यहाँ से। बट बेंडिंग ऑफ लाइट समझना था हमें, हमने समझ लिया, ठीक है? हम बस अभी यही सिनेरियो लेंगे कि एयर से लाइट ग्लास में ट्रेवल कर रही है, राइट? अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये फॉलो कैसे होता है। ये जो हुआ है इसमें ये किस तरीके से फॉलो होता है, किस चीज़ को फॉलो करते हुए हमें ये रिजल्ट देता है, राइट? वो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। दे आर 2 लॉज। अब पहला लॉ आपको बहुत जाना पहचाना सा लगेगा, देखो पढ़ो एक बार, क्या बोला हुआ है? द इंसिडेंट रे, refracted ray and normal to the surface or interface of two transparent media at the point of incidence all lie on the same plane। सही, तो जाना पहचाना, ये तो पढ़ा हुआ है, रिफ्लेक्शन में पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा हुआ है। हाँ, यहाँ पर भी वही बात है कि जो इंसिडेंट रे है आपका, रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, वो सेम प्लेन पे ही है। मैंने सेम प्लेन का मतलब यही बताया है कि ये जो पूरा एक प्लेन है, अगर ये इससे बाहर आता तो ये डिफरेंट प्लेन होता, वो नहीं होगा। तो जिस प्लेन पे नॉन इंसिडेंट रे आया उसी प्लेन पे रिफ्लेक्टेड रे भी गया, उसी प्लेन पे नॉर्मल भी बनेगा। तो दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। दिस इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ जो है होने वाला है वो बहुत 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 इंटरेस्टिंग और बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? एक बार मार्किंग देख लो फटाफट सेकेंड लॉ पर चलने से पहले। अब देखो मैं कर रहा हूँ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, दे ऑल आर मार्क्ड हियर, ठीक है? वो देख लिया आपने। नाउ द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, स्नेल्स लॉ, ठीक है? तो कहता है ये, क्या कहता है? ये कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। साइन क्या है सर? ये हमें सिग्नेचर देने क्या? नहीं, साइन ये वो मैथ्स वाला, ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन है। आई होप आप 10th में मैथ्स में पढ़ चुके हो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही वाला साइन है। एस आई इन साइन लिखते हो ना, सिन लिखते हो ना, वही वाला साइन है, उसका फुल फॉर्म। अच्छा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। अगर हम साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लें, उसका रेशियो ले लें साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ, तो दोनों का रेशियो जो है वो कांस्टेंट आएगा। फॉर अ, अब ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखा नहीं जाता, कई बार बच्चे लिखते नहीं है एग्जाम में। फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मतलब पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट के लिए ये काम होगा। अगर येलो है तो येलो ही चलेगा इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के लिए, ग्रीन है ग्रीन चलेगा, व्हाइट है तो व्हाइट चलेगा, प्लस जो पेयर ऑफ मीडिया लिया आपने, ग्लास एयर का लिया तो ग्लास एयर ही चलेगा, राइट? अगर ग्लास वाटर लिया ग्लास वाटर चलेगा, एयर वाटर लिया एयर वाटर चलेगा, राइट? यही पेयर ऑफ मीडिया में आप इंसिडेंट रे को कितना भी चेंज करो, रिफ्लेक्टेड रे उस हिसाब से चेंज बनेगा, चेंज होगा, और साइन ऑफ इंसिडेंस का रेशियो साइन ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ वो कांस्टेंट आएगा, ठीक है? फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट एंड गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ये बात आपको ध्यान देनी है। एंड दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूं उसकी। अब देखो इक्वेशन है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो सिन आई लिखा, ठीक है? ग्रेट। साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सिन आर लिखा। ये दोनों का जो रेशियो है, मतलब डिवाइड करोगे, वो वैल्यू कांस्टेंट आएंगे। एंड पता है उसी कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, जो आगे हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं,
उसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली प्रॉपर्टी होती है किसी मीडियम की, है ना, जब उसमें से लाइट पास थ्रू होती है, क्या क्यों यूज होता है, काहे को होता है, क्यों को, काहे को, सब हम पढ़ने वाले हैं आगे। अच्छा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक तरीके से फॉर्मूला भी हमें रेजिस्टेंस लॉ से मिल जाता है, तो आगे हम यूज करेंगे, जब भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें यूज कर सकते हैं हम। तो हमेशा बैक ऑफ द माइंड ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है तो साइन आई बाय साइन आर भी एक फॉर्मूला है। और एक और चीज अगर आप नोटिस करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहता है, ठीक है, फॉर दैट गिवन कलर ऑफ लाइट एंड गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, इंटरेस्टिंग था, राइट राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ध्यान देना, रिफ्लेक्शन नहीं बोलना, ये गलतियां करनी नहीं है जो मेरे से निकल जा रही है। ठीक है, अब एक और चीज देखो, हम ना कुछ यहाँ मीडियम बनाने वाले हैं। यहां पर आपको दिखा एक आइस क्यूब, आइस क्यूब के ऊपर मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है, ग्रेट, बढ़िया सर, अच्छा। अब यहाँ पर देखो इंसिडेंट रे भी आई, और यहाँ पर इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट जो है, रे ऑफ लाइट जो है, अगर आइस क्यूब से पास थ्रू होगी तो बेंड भी हो गई। ठीक है, इसका साइन आई बाय साइन आर निकाला, इसका रेशियो निकाला, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन का रेशियो और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साइन का रेशियो जब निकाला हमने, तो हमें हमारे पास आया 1.31। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस क्यूब इज 1.31, है ना। डायमंड देख लेते हैं, डायमंड बड़ा फेमस है हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले टॉपिक में, डायमंड बहुत बहुत फेमस है, आगे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और एग्जाम में बड़ी बार आ जाता है। अब डायमंड में नॉर्मल बनाया, रे ऑफ लाइट आई, वो बेंड हुई, अब देखो बेंडिंग और ज़्यादा हो गई, इस बात को नोटिस करना, बेंडिंग जो यहाँ थी यहाँ पर और ज़्यादा हो गई। और आपने अगर इसका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेशियो निकाला साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ, तो आपको 2.42 मिला, वन ऑफ द हाईएस्ट, यू कैन से हाईएस्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड की। इसलिए अब नोटिस करो, अभी मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, उसके बाद हम करते हैं उसको। अच्छा, एक चीज नोटिस करो, अब नोटिस ये करो आप यहाँ पर कि बेंडिंग यहाँ कम थी, यहाँ ज्यादा थी, दोनों में फर्क क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो इस बात का ध्यान देना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेंडिंग से लेना देना है उसका, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज़्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट होगी। ठीक है, दैट मीन्स उसके अंदर लाइट की स्पीड, उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी कंपैरेटिवली। ठीक है, ग्रेट, समझ में आया, नाइस, ठीक है। अच्छा, अब एक ये डायग्राम देखो, जो हमने अभी जिससे हमने एग्जाम्पल स्टार्ट किया था अपना, हम आपने मेरी स्टार्टिंग में क्लास में देखा था ना, मेरे हाथ में एक ग्लास था, उसके अंदर एक पेन था, ठीक है, उसके अंदर ग्लास के अंदर वाटर भी था, तो हम वाटर भी डाल देते हैं, ठीक है। और हम, आप लोग जैसे कैमरा में देख रहे हो, ऐसे कोई ऊपर से देखेगा तो उसको ना जो बेंडिंग है वो नज़र आएगी, उसका रीज़न जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। अगर आप टिप से रे ऑफ लाइट निकालो, जब भी ये वाटर सरफेस पर पड़ी तो ऑब्वियसली रेयरर से डेंसर आ रही है, हाँ नहीं, वाटर से एयर में आ रही है ना, तो वाटर क्या है कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू एयर, इट्स डेंसर, तो डेंसर से रेयरर आ रही है, तो बेंडिंग कहाँ होगी? अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो बेंडिंग कहाँ होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, सो इसी वजह से क्या होता है, अगर आप इनको आगे एक्सटेंड करो, आगे और जितनी भी रेज ऑफ लाइट निकल रही है एक्सटेंड करो, तो आपको पेंसिल जो है बेंट नजर आएगी। सो रीजन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रीजन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो हमने स्टार्टिंग में पेन वाला और पेंसिल वाला एग्जाम्पल देखा था ग्लास के अंदर, जो और जो बेंडिंग हो रही थी, उसका रीजन जो है सिंपल है, क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिखना है। आगे हम जब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी करेंगे ना, उसमें हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के और कैसे कैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, राइट। एक मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक ग्लास ले लो, बीकर ले लो, बकेट ले लो, उसके अंदर पानी भर दो और उसके अंदर कुछ कॉइन्स, लेमन्स, ये सब डाल दो, तो आपको ऐसा फील होगा जो कॉइन या लेमन है वो सरफेस पे थोड़ा ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं, जितना उसका बॉटम है ना उस बकेट का, उससे ऊपर नजर आ रहा है। इवन जो बकेट का बॉटम है ना, वो भी आपको लगेगा थोड़ा ऊपर की तरफ है। इसलिए स्विमिंग पूल यूजली आप जब देखोगे वो आपको गहरे कम लगते हैं, थोड़ा उसकी डेप्थ कम लगती है, बट एक्चुअल में थोड़े ज़्यादा डेप्थ होते हैं उसका रीज़न सिंपल है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से जो बॉटम है वो थोड़ा ऊपर की तरफ नज़र आता है। अच्छा सर, उसको कहते क्या है? जो एक्चुअल इमेज है पेंसिल की वो तो समझ में आया, ठीक है, एक्चुअल है, बट जो ये बन गई है इमेज, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड इमेज बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड इमेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वही हमें समझना है।
उसको हम अपेरेंट इमेज बोलते हैं या फिर उस पेंसिल की अपेरेंट पोजीशन बोलते हैं। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, जो एक्चुअल में है उसको बोलते हैं एक्चुअल पोजीशन या एक्चुअल इमेज। ठीक है, तो वही जो पूल का बॉटम जो ऊपर नजर आ रहा है, जो वो आपका अपेरेंट पोजीशन पे नजर आ रहा है, वो उसका अपेरेंट इमेज है। एक्चुअल वाला नीचे होता है थोड़ा, इसलिए आपको अपेरेंट देख के जंप नहीं मार लेना, नहीं तो थोड़ा सा डुबकी अच्छी खा जाओगे, है ना। तो वो काम आपको नहीं करना है। आई होप समझ में आ गया आपको, आई होप वो एग्जाम्पल समझ में आ गया जो हमने क्लास के स्टार्टिंग में देखा था। ग्रेट। सो ये लिखा हुआ है, जो एक बार जल्दी से पढ़ लो, क्या बोला हुआ है यहाँ पर, दस बिकॉज ऑफ द रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ द पेंसिल दैट इज अंडर द वाटर द पेंसिल अपीयर्ड बेंड। ठीक है, क्लियर है। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं अबाउट दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा टफ लगता है, ट्रिकी लगता है, क्योंकि इसके फॉर्मूलाज में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। जो नोमेनक्लेचर है, मतलब जो नेमिंग है फॉर्मूला में, सिंबलाइजेशन है फॉर्मूला में, वो थोड़ा ना कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। आज वो सारे डाउट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब भी क्वेश्चन आएंगे फ्रॉम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप तुरंत उसको सीधा पहले बॉल में छक्का मार दोगे, मतलब स्कोर कर लोगे वहां पर, राइट। अच्छा, अब ध्यान से देखो, जो हमने ये ग्लास वाला एग्जाम्पल पढ़ा था, हमने वहां पर एयर का एग्जाम्पल लिया था, एक मीडियम एयर थी, दूसरा मीडियम ग्लास था। बट जरूरी नहीं कि हमेशा एयर और ग्लास का ही मीडियम रहे, हमेशा एयर और ग्लास से ही लाइट ट्रेवल करे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ना जनरलाइज कर देते हैं। हम इनको ना कुछ मीडियम के नेम दे देते हैं। एक को हम बोल देते हैं मीडियम 1 और एक को हम बोल देते हैं मीडियम 2। कुछ भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, ग्लास ऑयल का सरफेस हो सकता है, वाटर ग्लास का सरफेस हो सकता है, कुछ भी तरह के दो मीडियम हो सकते हैं। ठीक है, तो एक को हमने बोल दिया मीडियम 1, एक को बोल दिया हमने मीडियम 2। ठीक है, ग्रेट। सो अच्छा, हमें क्या क्या पता है अभी तक, हमें क्या पता है, हमें पता है साइन आई बाय साइन आर जो है वो इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो कांस्टेंट है बेसिकली, राइट। सो ये हमें पता है ना। ग्रेट। नाउ हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक सिंबल से डिनोट करेंगे। अभी तक हमने ना वहाँ पर, आपने अगर देखा होगा उस क्लास में, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक सिंबल लिखा था, वो एन था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंबल को हम ये एन या बोलते हैं, नीटा बोलते हैं इसको, राइट। हमने उससे रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पर देखो ना, उसके साथ कुछ नंबर लिखा है, 2 1। 2 1 क्या है सर, ये 2 1 क्या है। एन तो समझ में आया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है, बट ये सर आपने 2 1 क्यों लिख दिया है, अभी देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखो N21 लिखा हुआ है। अब देखो बहुत ध्यान से। अच्छा, अगर मैं बताऊं तो जो 2 है वो रिप्रेजेंट करता है मीडियम 2 को, और जो 1 है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, मीडियम 1 को। सो बेसिकली जब भी, अब ध्यान दो, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कंपैरिजन में बताता हूं। मैं कभी ये नहीं बोल सकता एयर था ग्लास था इसलिए मैं बार बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा था। बट जब भी मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलूंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, तो मुझे बोलना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। सो ये जो N21 है वो ये बताता है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 का। किसका, मीडियम 2 का, जो आगे लिखा गया है, विद रिस्पेक्ट टू किसके, मीडियम 1 के। मतलब ये होता है इसका कि जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में आएगी तो मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम 1 के, वो वैल्यू ये है। ठीक। अच्छा, उसका एक और फॉर्मूला बनता है N21 का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 अगर मैं बोलूं तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम 1 में जो है उसका रेशो ले लो वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम 2 में। सो V1 बाय V2। सो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज बेसिकली V1 बाय V2, मतलब मीडियम 1 में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है डिवाइड बाय मीडियम 2 में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। दैट्स इट, ये आपका फॉर्मूला आ जाता है। अब आपने देखा कोई रे ऑफ लाइट उल्टी चली गई, ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइट मीडियम 1 से 2 में ना आ रही हो, 2 से 1 में आ रही हो। कुछ नहीं करना, यही फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। अगर लाइट 1 से 2 की जगह 2 से 1 में आ रही है, यही फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। तो ना, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गोइंग टू बी, हमेशा ध्यान देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा उस मीडियम का होता है जिसमें लाइट एंटर कर रही होती है विद रिस्पेक्ट टू जिससे लाइट आ रही होती है। तो अभी लाइट मीडियम 1 में एंटर कर रही है, विद रिस्पेक्ट टू कहां से आ रही है लाइट, मीडियम 2 से। तो इसलिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, है ना। और फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं, सिंपल, स्पीड ऑफ लाइट जो 2 में है पहले वाले मीडियम में, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट जो 1 में है बाद वाले मीडियम में जिसमें लाइट जा रही है। ठीक है। अब आपको एक चीज नजर आ रही है कि ये दोनों फॉर्मूला एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। V1 बाय V2 है, V2 है V1,
है ना। तो क्या मैं N21 को ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान देना, क्या मैं N21 को ऐसा लिख सकता हूं 1/N12, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो मैंने लिख दिया इसको, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो हमेशा इस बात का ध्यान देना, N21 इज इक्वल टू 1/N12, ठीक है। ग्रेट, आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। हाँ, अब जो है, अभी तक हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले जा रहे थे। पता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम बोल रहे थे वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, क्योंकि हम किसी के रिलेट करते हुए, किसी को रिलेट करते हुए, किसी के रिलेशन में वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे थे, राइट। किसी के रिलेशन में वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग बता रहे थे, है ना। लेकिन अब यहां पर होता क्या है, अब जो ये है यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक और चीज पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव से कैसे डिफरेंट है सर ये, अभी समझ लेते हैं। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल, वो मैं आपको पहले दिखा रहा हूं, फिर उसका मतलब कि बताता हूं। अच्छा, अभी यहां पर एक चीज लिखी है, अभी आप देखोगे एक चीज यहां पर नोटिस करना, क्या लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस द फर्स्ट मीडियम इज एयर या वैक्यूम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वहां पर फर्स्ट मीडियम हमेशा, ध्यान देना, फर्स्ट मीडियम एयर या वैक्यूम फिक्स हो जाता है। दैट मीन्स लाइट जहां से आ रही है उसको मैंने फिक्स कर दिया, दैट मीन्स एयर या वैक्यूम। सर एयर वैक्यूम क्यों, देखो दोनों में स्पीड ऑफ लाइट ऑलमोस्ट सेम होती है, हम उनके कंपैरिजन में भी अभी निकाल लेंगे स्पीड ऑफ लाइट, बट दोनों में स्पीड ऑफ लाइट ऑलमोस्ट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होती है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि फर्स्ट मीडियम अगर एयर या वैक्यूम है तो वहां पर जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे दूसरे मीडियम का, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाया जाएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, राइट, आई होप क्लियर हो, ठीक है। हमारे पास ये एयर है, क्लाउड के फॉर्म में दिख रहा है, राइट। वहां अब लाइट वैक्यूम से आ रही है, देखो वैक्यूम यहां पर दिया, एयर यहां पर दिया, ऑल में पता है कि दोनों का ऑलमोस्ट सेम है स्पीड ऑफ लाइट, बट चलो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट और फास्टर होती है एज कंपेयर टू एयर, ठीक है। तो एयर इज डेंसर देन वैक्यूम, हाँ ध्यान देना। तो रे ऑफ लाइट आई, नॉर्मल के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे पड़ी, वहां से नॉर्मल ड्रॉ हुआ, अब बेंडिंग ऑफ लाइट हो गई, ठीक है। तो अब मैं यहां पर क्या बोलूंगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो है बहुत कम होता है, बहुत कम, देखो 1, ऑलमोस्ट 1 के इक्वल है, ठीक है। तभी मैं दोनों को सेम ले लेता हूँ, इज 1.0003, ठीक है। एब्सोल्यूट क्यों बोला, क्योंकि फर्स्ट मीडियम यहाँ पर वैक्यूम था, दूसरा मीडियम एयर था, ऑल्दो आगे जाके हम वैक्यूम एयर को ऑलमोस्ट सेम ही काउंट कर लेंगे। तो अगर फर्स्ट मीडियम एयर वैक्यूम में से कुछ भी होगा तो हम जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे जिस भी मीडियम का, उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएंगे। इस केस में हम एयर का ही निकाल रहे थे विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो हमने बोला कि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, राइट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.0003 है, ठीक है। ग्रेट, नाइस। अब यहां पर देखो थोड़ा सा दूर आ गया मैं, यहां पर वैक्यूम से आइस या एयर से आइस मान लो, ठीक है। या अगर यहां पर रे ऑफ लाइट पड़ती है, बेंडिंग होती है, ठीक है। अब यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बोला जाएगा, आइस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोला जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस इज 1.31, ये होता है वैल्यू। अच्छा, एब्सोल्यूट बोल रहा हूं मैं, इसको ये भी बोल सकता था वैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.31, उसकी जगह मैंने को विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम इज 1.31, उसकी जगह मैंने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया, उसका मतलब भी सेम निकलता है, ठीक है। क्लियर, नाइस, ये हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो हमारे पास वाटर है, वैक्यूम है, वैक्यूम से लाइट वाटर में जाएगी, है ना, नॉर्मल ड्रॉ हो चुका है, वहां पर लाइट पड़ी, फॉल हुई, वाटर पे आई, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी आपको गिवन हो गया, कितना, 1.33। अच्छा, आप तीनों में एक चीज नोटिस करो, तीनों इमेजेस हैं आपके सामने, यहां भी बेंडिंग हो रही है, यहां भी बेंडिंग हो रही है, यहां भी बेंडिंग हो रही है, कुछ डिफरेंस नजर आया, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, दैट मीन्स इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, कुछ चेंज नजर आया आपको अक्रॉस दीज इमेजेस। अब बस ध्यान से देखो चेंजेस, यहाँ बेंडिंग थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ थोड़ी कम है, यहाँ और कम है, तो दैट मीन्स जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मीन्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, वहाँ बेंडिंग और ज़्यादा होती जाएगी, दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट स्लो होती जाएगी उस मीडियम में, ठीक है। इसलिए तो बेंडिंग ज़्यादा होगी, है ना, अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड, ग्रेट। सो यहाँ पर अब एक और ग्लास आपको दिया हुआ है, उसको हम बोलते हैं क्राउन ग्लास, उसको भी देख लेते हैं एक बार।
यहाँ पर भी लाइट आई और ज़्यादा बेंडिंग हुई, देखो उसके कंपेरिजन में और ज़्यादा बेंडिंग हुई, क्योंकि यहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास है 1.52, है ना, नाइस। अच्छा, यहाँ पर रॉक सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता होगा, सोचो जरा एक बार पॉज करके एक बार सोचो कि रॉक सॉल्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता होगा। बेंडिंग हुई और ज़्यादा बेंडिंग नज़र आ रही है आपको, यहाँ पर 1.54 है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यूजली लोग पीपल यूज टू कॉल इट एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल, जब भी वो सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं तो इनका मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और जब भी, अब देखो एब्सोल्यूट का मतलब ये हो गया कि एयर या वैक्यूम फिक्स है फर्स्ट मीडियम, नहीं तो उनको ये बोलना पड़ेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विद रेस्पेक्ट टू दैट मीडियम, ऐसा बोलना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल बोलने का मतलब वो यूजली यही होता है, ठीक है, कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो। नाइस, डायमंड द फेमस वन, सबसे फेमस, सबसे महंगा भी, है ना, ठीक है। इसके ऊपर बड़े क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क अगर ये आता है, ज़्यादा नहीं आ सकता क्योंकि सिंपल सी बात है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन ऑफ द हाईएस्ट वी कैन से, और हाईएस्ट वी कैन से इज 2.42, है ना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। जरा आप ये ध्यान से देखो, आप यहाँ पर क्या वो लिखा हुआ है, कंक्लूजन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज द बेंडिंग कैपेसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। तो जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतनी ज्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, उतनी ज्यादा बेंडिंग कैपेसिटी उस पर्टिकुलर मीडियम की बढ़ जाती है, राइट, है ना। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग, नहीं समझे तो एक बार दोबारा देखो, नहीं तो परेशान हो गए। अच्छा, एक क्वेश्चन आ गया है, मैंने बोला था डायमंड के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन दिख रहा है हमें, बोला हुआ है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, कितना, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना है, 2.42 है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, ये कई बार आया हुआ, मेरे बोर्ड में भी एक बार आ गया था ये क्वेश्चन कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42 है, इसका मतलब बता दो क्या होता है, जल्दी से इसका मतलब आप लोग सोच को बताओ क्या होता होगा इसका मतलब। हाँ, अब देखो यहाँ बोला है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, इट दैट सजेस्ट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ 2.42 एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। तो ये बात का ध्यान देना, दैट मीन्स जो भी वैल्यू होती है उस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, उसका मतलब है कि वो स्पीड ऑफ लाइट जो है उस फैक्टर से डिक्रीज हो गया है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। यही मतलब आपको एग्जाम में लिखना है, कोई भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, डायमंड की तरह कुछ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे, आपको यही आंसर लिखना है, ठीक है, कि स्पीड ऑफ लाइट उस फैक्टर से डिक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। सो दैट्स इट, ये है अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं, ये वाली कंफ्यूजन क्लियर करने, ये बड़ी कंफ्यूजन होती है यार, फॉर्मूला में बड़ी कंफ्यूजन होती है, कितने फॉर्मूला है सर, इतने सारे, साइन आई बाई साइन आर भी दिखता है, फिर N21 N12 NGL NWG, पता नहीं क्या क्या सर लिखा हुआ है, वो बड़ी सारी सिंबल्स बन जाते हैं ना, तो उसमें बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। अब उसको बहुत ही प्यार से स्मूथ तरीके से क्लियर कर लेंगे और क्लैरिफाई कर लेंगे यहाँ पर, और समझेंगे कि भाई फॉर्मूला कैसे फ्रेम किया जाता है, किसके लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या था वो 1.0003, है ना। अब मैंने कैसे लिखा उसको, देखो इस तरह लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, एयर का, विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, वैक्यूम के साथ है इसलिए मैंने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला, ठीक है, एयर का क्योंकि वो, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, क्या लिखा मैंने, वैक्यूम की में स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। तो फर्स्ट मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है डिवाइड बाय जो सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होती है, दैट्स इट। वही आपको जो फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होती है डिवाइड बाय द सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, सिंपल सिंपल। आइस ए लिखा हुआ है, अब मैं यहाँ पर ना, अब देखो एयर को ना बेसिकली मैंने यहाँ पर ऐसा कंसिडर किया है कि वो एक मीडियम है, तो मैं ना उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह बोलूंगा, एब्सोल्यूट नहीं बोलूंगा, बट उसको कई जगह पे एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन आइस, क्या आया हमारे पास, उसको हमने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विद रिस्पेक्ट टू एयर। हम ऐसा भी बोल सकते थे इसको, क्योंकि एयर है यहाँ पर, तो हम बोल सकते थे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस, राइट, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऑन वैक्यूम ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। बट स्टिल यहाँ पर वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके हमने लिखा हुआ ताकि वो क्लियर रहे कि थोड़ा फर्क है बट फर्क है, ठीक है। हाँ, बाकी हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एज पर द क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि वहाँ एब्सोल्यूट कैसे यूज़ करना है या फिर रिलेटिव की तरह यूज़ करना है, ठीक है।
नाइस। अब देखो यहाँ पे लिखा है वी वी बाई जी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन जी, मतलब ग्लास। इसको मैं कैसे सिंबल की फॉर्म में लिखूं? पॉज करो और एक बार लिख के बताओ। इसको पॉज करो, एक बार लिख के बताओ कैसे लिखूं मैं इसको, कैसे लिखूं इसको मैं, एक बार पॉज करो एक बार जल्दी से। यस, जी वी, क्या है वो? बेसिकली एब्सोल्यूट, नॉट एब्सोल्यूट, योर एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद respect to vacuum. So this is absolute refractive index of glass, डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ, है ना। अच्छा, यहाँ पर आप सीधा यहाँ पर ऐसे लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसको कैसे लिखोगे? सिंबल और फॉर्मूला के फॉर्म में। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के साथ कैसे लिखोगे? पहले फॉर्मूला सिंबल लिखोगे नीटा, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। देन उसके बाद क्या लिखोगे? वाटर का, क्योंकि पूछ रहा है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो W पहले। किसके कंपैरिजन में? एयर के कंपैरिजन में, तो एयर बाद में। ठीक है, फॉर्मूला में क्या लिखेंगे? अब देखो जो बाद में है वो पहले ऊपर आएगा क्योंकि वो फर्स्ट मीडियम होता है। डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, क्या है वो? वाटर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। हो गया फॉर्मूला क्लियर? हो गया। ऐसे ही है सिंपल फॉर्मूला, कुछ टफ नहीं है, बस हमें लगता है टफ है क्योंकि फॉर्मूले में सिंबल हम इस तरीके से यूज करते हैं कि कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट बड़ा सिंपल है। अगर आपको बेसिक पॉइंट, बेसिक मतलब बेसिक चीज़ें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यही होता है कि अगर मैं सिंबल बना रहा हूँ, जो पहले लिखा जाएगा उस सिंबल के साथ वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू जो साथ में लिखा है उसके। एंड जब आप फॉर्मूला लिखोगे स्पीड की फॉर्म में, तो जो पहले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट जो दूसरे मीडियम में है ना। अदरवाइज साइन आई बाय साइन आर तो है ही है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही क्लियरली पता होना चाहिए। राइट, ग्रेट। एक और चीज लिखी आ रही है नीचे, अगर आप ध्यान दो, लिखा आ रहा है एन या नीटा ऑयल ए। इसका मतलब क्या होना चाहिए? एक बार वीडियो पॉज करो और सोचो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या लिखा जाना चाहिए। यहां बोला हुआ है ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट मीन्स एयर, तो इसलिए वी ए बाय वी ऑयल, सिंपल। और मैंने क्या लिखा यहाँ पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विद रिस्पेक्ट टू एयर, कहानी खत्म। तो ये कैसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस आपने इसको सोच सोच कर मुश्किल बना दिया है। मल्टीपल चीज़ें जब आप मल्टीपल किताबों से पढ़ते हो वहाँ थोड़ा अलग सिंबल रहता है, कई जगह पे ना इसका सिंबल थोड़ा म्यू लिखा हुआ है, नीटा ना लिखकर म्यू लिखा हुआ है, तो वो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। बट मीनिंग सेम है, मतलब सेम है, लॉजिक सेम है। लॉजिक पे गए तो कोई टेंशन नहीं होगी, लॉजिक से भटके तो बिल्डिंग कोलैप्स होने वाली है। फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, तो फाउंडेशन यही है। तो आपको ये मतलब समझ में आनी चाहिए, मीनिंग समझ में आनी चाहिए, दैट्स इट। राइट, नाइस। ठीक है, सो ये रहा फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, है ना, ये रहा। अब देखो इसको मैंने कैसे डिफाइन किया। अब देखो v1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, है ना। ग्रेट, नाइस। अब देखो आप जब फॉर्मूला लिखते हो तो आपको मतलब भी लिखना है साथ में। v2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, है ना। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करो, यहां पर लिखा हुआ है द फर्स्ट मीडियम इज नॉट मेंशन, टेक, देन इन दैट केस टेक द फर्स्ट मीडियम एज एयर। जब भी फर्स्ट मीडियम नहीं गिवन है आपको, है ना, तो आप उस केस में फर्स्ट मीडियम को एयर ले लो, ठीक है, या फिर वैक्यूम भी ले सकते हो। ठीक है, नाउ इफ द फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इवन आई वुड सजेस्ट, अगर फर्स्ट मीडियम एयर है तो आप उस केस में बोल सकते हो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सम केसेस। ठीक है, क्लियर? आई होप सो इट्स क्लियर। थर्ड पॉइंट इज फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, वेलोसिटी ऑफ एयर is equal to velocity of light in air is equal to velocity of light in vacuum is gonna be 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। इस बात का ध्यान देना है, दैट इज वाई मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि एयर भी है ना फर्स्ट मीडियम, तब भी आप उस केस में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हो। ठीक है, तो ये रहा सारा पॉइंट, ये रहा सारा मतलब। यहाँ पर ही चीज़ें अटकती थी, इसी चीज़ को मैंने हटा दिया यहाँ पर। अब अटकोगे नहीं, अगर अटकोगे तो एक बार रिकॉर्डिंग दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी कुछ इशू आते हैं, डाउट आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप हमेशा क्वेश्चन पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, अलग अलग फॉरम्स हैं हमारे पास। राइट, ग्रेट। सो अब ये वाला ना क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मैं पहली बार जब ये क्वेश्चन कर रहा था एग्जाम में, मैंने गलती करी थी, मैंने रॉन्ग किया था कि एक एमसीक्यू आया
उसके अंदर ना पूछ लिया उन्होंने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या है। ऑप्शन ए बी सी डी दिया होता उन्होंने, वहाँ पर एक डिग्री करके लिखा हुआ था, मैंने आंसर डिग्री में लिख दिया, रॉन्ग हो गया। यस, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो कोई यूनिट नहीं होता ना। क्यों नहीं होता भाई? दो तरह के दो सेम तरह की क्वांटिटी को हम डिवाइड कर रहे हैं, स्पीड या बेसिक वी कैन से वेलोसिटी बाय वेलोसिटी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दोनों की यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो क्या यूनिट बचेगा? कोई यूनिट नहीं बचेगी ना, राइट? इसलिए कोई यूनिट नहीं होती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट नंबर है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट्स। ये बात आपको पता होनी चाहिए, राइट? आई होप सो। ग्रेट। सो अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया है तो जल्दी से एक क्वेश्चन क्यों ना कर लें, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन कर लेंगे तो मजा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना? तो देख लो वो क्वेश्चन, इसके बाद मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आए आपको जब खुद से सॉल्व करोगे, राइट? अब क्वेश्चन क्या है जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला हुआ है द लाइट एंटर्स इनटू अ ग्लास प्लेट, द लाइट एंटर्स इनटू अ ग्लास प्लेट हैविंग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। एक लाइट जो है रे वो ग्लास प्लेट में एंटर कर रही है जिसकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? अब हमें पूछ लिया है स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में क्या है। सर ये क्या क्वेश्चन है? हमें बोला है लाइट जा रही है ग्लास के अंदर, उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, बोल रहा है स्पीड ऑफ लाइट क्या है ग्लास के अंदर, और ये बोल दिया है साथ में बता दिया कि स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम है वो 3.3 इंटू 10 मीटर्स, सॉरी 3 इंटू 10 8 मीटर्स पर सेकेंड है। ठीक है, ग्रेट। तो हमारे पास गिवन क्या है? हमें गिवन है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना? कितनी? 3 इंटू 10 8 मीटर्स पर सेकेंड। नाइस। हमें और क्या गिवन है? हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, किसका? ग्लास का गिवन है। कितना है? वो है 1.50, राइट? दैट्स ग्रेट। फाइंड क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्रेट, नाइस। फॉर्मूला क्या यूज करना है? सिंपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज करना है। सर कौन सा यूज करूँ, एनजीवी एनवीजी? क्या देखो, फर्स्ट मीडियम हमारे यहाँ पर वैक्यूम है, तो ऑब्वियसली आप एनजीवी यूज करोगे कि जिसमें लाइट एंटर कर रही है उसका फॉर्मूला यूज करोगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। सो वो क्या होगा? जो पहला मीडियम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय जो दूसरा मीडियम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब करना क्या है? आप वी जी को उठाओगे उधर ले जाओगे, एन जी वी को या नीटा जी वी को उठा के नीचे ले जाओगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, तो आपको जी वी जी की वैल्यू निकालनी है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द ग्लास निकालना है ना आपको। तो अब ये फॉर्मूला बन गया उसके लिए। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यू जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में है 3 इंटू 10⁸ एंड डिवाइड बाय जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो कितना है? 1.50। डिवाइड कट करोगे 1.53 को 2 टाइम्स में कट करता है, तो हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास आया वो कितना है? 2 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। 2 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्कर्स आ जाते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी आ जाते हैं क्वेश्चन। कभी 5 मार्कर बनाने का मन हुआ उन लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, तो ये कंबाइन आएगा डेफिनेशन के साथ, पूरा वो स्नेल्स लॉ पूछ लेंगे, सारा एक्सप्लेनेशन पूछते हुए साथ में ये भी पूछ लेंगे, साथ में वो भी पूछ लेंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, जब टफ करना होगा तो लेंसेज और मिरर्स में से नहीं पूछने वाले हैं, वो लोग पूछेंगे फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से और तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल देंगे फिर उसमें। ठीक है, ग्रेट। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आ गया हमारे पास। एक और क्वेश्चन है, वो आपके लिए होमवर्क है, ज़रा एक करके बताओ मुझे। क्वेश्चन ये है, अब देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक चीज़ थोड़ा सा मिटी हुई है। सो बोला हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है? यहाँ पर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज इन द एयर इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट क्या है इन वाटर। आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर फाइंड करनी है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का गिवन एंड द स्पीड ऑफ लाइट जो है एयर में वो भी गिवन है, राइट? चलो फाइंड करो जल्दी से, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम लोग शायद लेंसेज पढ़ लें, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है। हमने ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, लेकिन कभी हमने पॉलिश्ड कर्व ग्लासेस से रिफ्लेक्शन पढ़ा नहीं पढ़ा अभी तक। अगर वो कर्व्ड और पॉलिश ग्लासेस से रिफ्लेक्शन होगा तो क्या बेंडिंग होगी, एक बार वो पढ़ेंगे, और बेंडिंग होगी तो कैसी होगी। सो बेसिकली वो हम पढ़ने वाले हैं एंड उस टॉपिक का नाम होने वाला है लेंसेज। ठीक है, सो उसके लिए रेडी होके आना, ओके? एंड तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।